नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। यह भी कोई जीना है, खुलकर बोल भी नहीं सकते। यहाँ ना हंस सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कहीं घूमने जा सकते हैं। रोज रोज की टोका टाकी से तंग आ गई हूँ मैं, यह कहते हुए मोनिका अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। तब किशोर उसे समझाते हुए बोला, इसे ही तो परिवार कहते हैं, जहाँ सब एक जगह मिलकर रहते हैं। मत भूलो मोनिका, माता पिता ने हमें योग्य बनाया है तो उनके प्रति हमारे भी कुछ दायित्व है। मोनिका बोली, अब वह जमाना नहीं रहा। पति पत्नी को भी अपना जीवन मन मुताबिक जीने का अधिकार है। हमें भी जीवन एक बार ही मिलता है और उम्र ढल जाने के बाद मौज मस्ती कौन करता है। हर चीज़ का अपना समय होता है। तुम बड़प्पन का बोझ अपने कंधों पर लिए पड़े रहो, अपने माँ बाप के घर। मुझे तो यहाँ घुटन महसूस होती है। सारे सपने बिखर गए मेरे। किशोर आश्चर्यचकित होते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह से अब सपने पाले बैठी हो। मोनिका बोली, मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रेम विवाह करने वाली मोनिका सिर्फ पति के साथ जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि संयुक्त परिवार में उसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। कुछ दिनों तक तो वह अपना दुख दबाए बैठी रही, लेकिन जब काफ़ी दिनों तक भी किशोर ने उसे गंभीरता से नहीं लिया तो उसके सब्र का बांध टूट गया और दोनों के संबंधों में खिन्नता आ गई। अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़े रहने लगे। बातचीत होती तो औपचारिक तौर पर। दिवाली पर ऑफिस की छुट्टियां पड़ी तो मोनिका मायके जाने की जिद करने लगी। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में चली गई। किशोर को यह व्यवहार कांटे जैसा चुभ गया। किशोर के छोटे भाई बहन माँ बाबूजी के साथ दिवाली मना रहे थे। उन्हें हंसता खेलता देख किशोर के चेहरे पर गहरी वेदना छा गई। उसे अफसोस हो रहा था अपने प्रेम विवाह पर, जहाँ मोनिका उसकी नहीं सुनती थी। अगले दिन किशोर मोनिका को लेने गया तो सास ससुर ने घोषित रूप से उसे समझाना शुरू कर दिया, बेटा कुछ अपने होने वाले परिवार के बारे में भी सोचो। कल को बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा कैरियर सब देखना है। बेहतर होगा अलग घर ले लो। छोटे घर में गुजारा कैसे होगा? दोनों कमाते हो, आर्थिक रूप से परेशानी नहीं, फिर छोटे से घर में घुट घुट कर क्यों रहें? आराम से जिंदगी जियो। किशोर ने बुझे मन से स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उसके मन में हर बात कांटे की तरह चुभ गई थी। मोनिका ने अपने माता पिता के माध्यम से नया जाल फेंका। वह लौटना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ किशोर के मम्मी पापा और भाई बहन के फ़ोन आ रहे थे। बहुत अधिक मनाने के बाद मोनिका ससुराल आने के लिए तैयार हुई। घर आते ही स्थिति पहले से ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। माँ बाबूजी भी मुंह फुलाए बैठे थे। उनकी टीका टिप्पणी ने मोनिका के माथे पर क्रोध की लकीरें खींच दी। किशोर तो पहले ही परेशान हो चुका था। इसका प्रभाव दोनों के संबंधों में पड़ने लगा और रविवार के दिन वाक युद्ध का अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया। किशोर की माँ बोली, हमारे यहाँ सारी बहुएं संयुक्त परिवार में ही रहती हैं, अलग होने के संस्कार नहीं हैं हमारे। मोनिका बोली, अब पहले जैसा समय नहीं रहा। ऐसे आप अपनी मर्जी हम पर नहीं थोप सकते। हम अपनी मर्जी के मालिक। तर्क वितर्क का सिलसिला काफ़ी लंबा चला। मोनिका ने मायके में फ़ोन कर दिया तो आग में घी डालने का काम अपने आप ही हो गया। कुछ देर बाद मोनिका के मम्मी पापा आ धमके। मोनिका के पापा तो चुप रहे, लेकिन मम्मी ने परिवार वालों को काफ़ी खरी खोटी सुना डाली। मामला काफ़ी देर बाद शांत हुआ। मोनिका के मम्मी पापा तो चले गए, लेकिन किशोर के अंदर अपमान की अग्नि धधक उठी। इस घटना ने दोनों के बीच तनातनी और टूटन और बढ़ा दी। किशोर ने घर के माहौल को शांत करने के लिए पास में ही एक मकान किराए पर ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गया। मोनिका इस जीत पर अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी। वह सोच रही थी कि वह अपने लटके झटकों से किशोर की नाराजगी दूर कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि किशोर पत्नी के आगे विवश होकर झुका था। वह अपने परिवार से अपमानित था, जो उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। माँ बाबूजी का ताना देने से नहीं चूकते थे कि वह जोरू का गुलाम। इसका असर यह हुआ कि किशोर और मोनिका औपचारिक समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। परिवार के लोग आते तो वे कोई रुचि नहीं लेते। मोनिका के मायके से कोई आता तो किशोर उनसे मिलता भी नहीं और घर से बाहर चला जाता। कभी कभी तो रात को दोस्तों के घर सो जाता, तब तक लौटता जब मोनिका के मायके वाले जा चुके होते। किशोर के इस व्यवहार से मोनिका अंदर ही अंदर अपमान का जहर पीने लगी। हल्की फुल्की बहस,
तीखे शब्दवाण और कई दिनों तक संवादहीनता ने दोनों के बीच काफ़ी गहरी खाई पैदा कर दी। घरेलू ज़रूरतों के लिए दोनों एक दूसरे का साथ जरूर देते नज़र आते, लेकिन ऐसे माहौल में उन्हें बच्चों की पैदाइश भी टाल दी। स्थिति ऐसी हो गई, कल्पना भी नहीं की जा सकती। धीरे धीरे दोनों के अंदर विवाह का पश्चाताप घर करने लगा। दोनों मुक्ति पाने के लिए योजनाएं बनाने लगे। समय बीतने के साथ मोनिका के अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा लेने की भूख बढ़ने लगी। घर की निर्वता में दम घुटने लगा तो किशोर भी अपनी साथी प्रोफेसर प्रेरणा की ओर आकर्षित हो गया। प्रेरणा ने किशोर के साथ सहानुभूति तो जताई, लेकिन उसे उपेक्षित ही बनाए रखा। वह पहले से ही किसी के प्रेम प्रसंग में बंधी हुई थी। उसे छोड़कर किसी विवाहित आदमी से जुड़ना उसे जरा सा ठीक नहीं लगा। किशोर इस बात से अनजान था। पत्नी दूर हो चुकी थी, प्रेमिका पास नहीं आ रही थी, तो क्या सारा जीवन ऐसे ही रिक्त बीत जाएगा? यह प्रश्न रह रहकर उसके मन में उभरने लगा। यह स्थिति अकेले किशोर की नहीं थी। मोनिका भी अपने जीवन के अभाव से विचलित हो चली थी। यंत्र चालित जीवन रह गया था। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, दोपहर को खाना बनाकर रख देना, अपनी अपनी सुविधा अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अलग अलग करना, डिनर के बाद बेड पर अपने अपने हिस्से में दुबक जाना, रोजाना का यही क्रम बन गया। मोनिका का मन उद्वेलित हो रहा था। कितना भी कृत्रिम बनो, लेकिन शारीरिक जरूरतों को मारना दुष्कर होता है। मोनिका के अंदर भी चाहत जन्म ले रही थी। वह एक हमसफ़र तलाशने लगी। सामने आया उसका अपना पीएचडी स्टूडेंट, जो उससे 10 वर्ष छोटा था। उसकी तरफ बढ़ते हुए कदमों को मोनिका रोक नहीं पाई। शनिवार को अवकाश था। घुटन को कम करने के लिए मोनिका नैनीताल किनारे ठंडी सड़क पर आ गई। वहां पर प्रेमी जोड़े नवविवाहित पति पत्नी घूम रहे थे, जिन्हें देखकर मोनिका का मन काफी उदास हो गया। इस अभाव के चलते मोनिका एक ऐसे नौजवान से दिल लगा बैठी जो खुलकर उसका इस्तेमाल करने लगा। मोनिका और किशोर एक दूसरे के लिए बोझ बन चुके थे। एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद जब मोनिका और किशोर अपने अपने मोबाइल पर चिपके हुए थे, तभी उसका घनिष्ठ मित्र तुषार और नेहा उनसे मिलने आ पहुँचे। वे दोनों भी जॉब में हैं। उन्होंने भी प्रेम विवाह किया है और बहुत खुश हैं। चारों लॉन में आकर बैठ गए। बातों ही बातों में तुषार और नेहा यह जान गए कि इन दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं चल रही। उन्होंने इस रिश्ते को ठीक करने की मन ही मन ठान ली और रूपरेखा तैयार की। किशोर से तुषार ने और मोनिका से नेहा ने अलग अलग बात करनी शुरू की। तुषार ने एक शाम अपने घर चाय पर किशोर को बुलाया। वह बोला, किशोर क्या बात है, यूँ घुट घुट कर क्यों जी रहे हो? क्यों जीवन को नरक बना रखा है? हमसे कुछ छुपा नहीं। किशोर बोला, मोनिका ने मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया। अब साथ रहना बहुत मुश्किल है। तुषार ने समझाना चाहा, दोस्त ऐसी बातें हो जाती, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, दोनों साथ मिलकर रहो। किशोर भड़क गया, कैसा साथ? नरक बना रखा है घर को। नेहा बोली, प्यार में बहुत शक्ति होती है, तुम परेशान मत हो, हम समझाएंगे मोनिका को। किशोर बोला, नहीं अब और नहीं सह सकता, दूसरा साथी तलाशना ही होगा। तुषार ने फिर समझाया, यह आसान नहीं है और उचित भी नहीं। तुम्हारी पत्नी घर है, फिर क्यों सब बर्बाद करने पर तुले हो? दूसरा साथी ढूंढोगे, इससे बेहतर है जो उपलब्ध है उस भटके हुए राही को समझा कर वापस लाओ, इसी में सबकी भलाई। किशोर बोला, कैसी पत्नी जब वह मुझसे बात ही नहीं करती? इंसान हूँ मैं, मुझे भी प्रेम सुख चाहिए, कहाँ जाऊँ, कोई बताए मुझे। नेहा ने नरम शब्दों में कहा, इसके लिए तुम्हारी पत्नी है घर पर। जरा सोचो, बाहर वाले को प्रभावित करने में तुम अपना जितना धन समय खर्च करोगे, उससे आधा समय भी अगर तुम अपनी पत्नी को दोगे तो वह तुम्हारे पास जरूर चली आएगी। तुषार भी किशोर को छेड़ते हुए बोला, अरे प्रेमिका तो घर में है, बाहर बेकार ही हाथ पैर मार रहे हो, उसका क्या भरोसा, तुम्हारे पैसे को लूट कर तुम्हें ठोकर मार देगी। समाज और कानून की 100 मजबूरी अलग से है। तुम्हारे घर में मोनिका नाम की जो लड़की है, उसे ही अपनी प्रेमिका समझो, उस पर पैसे खर्च करो, उसे घुमाओ, अच्छे कपड़े दिलाओ, काम से छुट्टी लेकर कुछ दिनों घूमने चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैं नेहा के आगे पीछे डोलता रहता हूँ, ऐसे ही तुम भी अपनी पत्नी के प्रति प्यार जताकर तो देखो। अरे भैया, औरतें इतनी कठोर नहीं होती, थोड़ा सा प्यार, सहानुभूति और छोटे मोटे गिफ्ट से ही मान जाती, और फिर इसमें रिस्क भी तो नहीं, ना समाज का डर और ना ही कानून का। फिर तुषार ने कहा, किशोर इस तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, हर परिवार में आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्थिति को संभालने की बजाय दूसरा विकल्प तलाशने लगे।
तुषार और नेहा ने किशोर को बहुत समझाया। उनके घर से लौटते समय किशोर काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे एक बड़ा बोझ मन से उतर गया। दूसरे दिन तुषार और नेहा ने मोनिका को भी शाम को अपने घर चाय पर बुलाया और फिर उसके साथ भी बातचीत शुरू की। क्या बात है मोनिका, तुम अंदर ही अंदर क्यों घुट कर जी रही हो? कोई बात है तो बताओ। मोनिका बोली, किशोर बिल्कुल बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। ना मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और ना ही मुझे समय देते। उन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं। यह कहते हुए मोनिका का गला रुंध गया। नेहा बोली, ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच बदल गई। तुमने एक ग्रंथि पाल ली कि चाहे जैसे भी हो तुमने एक दूसरे को प्रताड़ित करना ही। तुषार बोला, तो क्या किशोर तुम्हारे साथ मारपीट करता है, तुम पर चीखता चिल्लाता है? गृहस्थी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका? मोनिका बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वह तो घर में ज़ोर से बोलते तक नहीं। जितनी देर घर में रहते हैं चुपचाप फ़ोन चलाते रहते हैं। लगता है मेरे लिए उनका प्रेम समाप्त हो गया। कभी कभी लगता है कोई तो है जिसके साथ रहकर वे मुझे भूल गए। यह कहकर मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। तुषार और नेहा बोले, देखो मोनिका, तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। इस ईगो ने जन्म ले लिया जो तुम दोनों को खाई जा रही। इसी खालीपन को भरने के लिए तुम दोनों विकल्प तलाश रहे हो। बस गलती यह है कि घर के प्रेम को बाहर तलाश रहे हो, यह जानते हुए भी कि बाहरी चीज़ को पाना मुश्किल ही नहीं, जोखिम भरा भी। तुम अपने घर की खुशियाँ और प्रेम का गला घोट रहे हो। ऐसा मत करो प्लीज़, नेहा ने समझाया। पति पत्नी के बीच किस बात का झगड़ा, किस बात की ईगो? इस अहंकार ने कई हंसते खेलते परिवारों की खुशियाँ छीन ली। किशोर तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन पहल कौन करे, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मोनिका बोली, मुझसे नहीं होगा, गलती उसकी, माफ़ी वे ही मांगेंगे। नेहा बोली, मोनिका, नारी के पास 1000 गुण होते हैं पुरुष को अपना बनाने के लिए। जरा प्रेम की बारिश तो करो। किशोर खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, तुम्हारी खुशामद करेगा। तुषार और नेहा ने दोनों को समझाया तो योजना काम कर गई। मोनिका घर पहुंची तो उसने प्रसन्नता के भाव से किशोर बेड पर करवट लिए लेटा था, बिना खाना खाए ही सो गया था। यह देखकर मोनिका की आंखें द्रवित हो गई। वह मासूम बच्चा सा लग रहा था। क्या यह वही किशोर है जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाती थी? अब हमें क्या हो गया? कितने दिन हो गए इनका चेहरा भी नहीं निहारा। एक बार नज़र भर कर देख लेती तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। वह काफ़ी देर तक किशोर का चेहरा निहारती रही, फिर वह किशोर से लिपट गई। किशोर चौंक कर उठा, फिर मोनिका की तरफ देखकर नम आंखों से बोला, कहाँ थी इतने दिन? फिर दोनों अपनी अपनी गलती मानने लगे और खुशियाँ तलाशने लगे। दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि एक पल भी बातचीत बंद नहीं करेंगे। मुद्दा चाहे कितना भी बड़ा हो, बात करना बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह अपने जीवन में संयमता और खुशी के साथ अपना जीवन बिताएं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।